आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हम लोग 71 पेपर जो है इसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हम आपको मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आपको देखने को मिला था एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को हम एक बगल से आपको सॉल्यूशन करके दिए और उसमें जो भी था आप लोगों ने मिलाया होगा आपका कितना सही है क्या गलत है। तो आइए आज भी हम लोग साइंस के पेपर को सॉल्यूशन करते हैं जो कि 71 में पूछा गया है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसमें सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस का जो है आप लोगों को 71 में टोटल 30 प्रश्न पूछा गया, जिसमें आपको फिजिक्स से 10 क्वेश्चन रहा और केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन देखने को मिला, और जबकि बायोलॉजी से टोटल 12 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों इस 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आप लोगों का फैक्ट था जो कि आप लोगों का इसमें पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन का, और आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको थ्योरी भी साथ साथ डील करते जाएंगे और साथ साथ आप लोग अपना आंसर भी जरूर मिलाते जाइएगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया और हमने कहां एग्जाम में गलतियां कर दी जिससे मेरा ये गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए, फ्रैक्शन से सवाल है, यानी घर्षण बल से रिलेटेड आपका पहला सवाल है। तो पढ़िए क्या कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। ठीक है, कोई एक वस्तु है जो कि कितने न्यूटन का है, 200 न्यूटन का है, और इसको बल लगा करके एक समतल सतह है उस पर से इसे नियत वेग से धकेल रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि सीमांत घर्षण बल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं घर्षण बल के बारे में। देखिए, ये जो घर्षण बल होता है आप सभी जानते होंगे कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा कि घर्षण बल कहाँ लगता है, तो गति के विपरीत दिशा में जो है आपका क्या लगेगा, तो घर्षण बल लगेगा। और इस घर्षण बल की अगर हम बात करें, ये आपका 3 तरह का घर्षण बल होता है। एक होता है आपका सीमांत घर्षण बल, ठीक है, सीमांत घर्षण बल होता है, और एक होता आपका स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल होता है, और इसके बाद हम लोग बात करें तो गतिज घर्षण बल होता है। ठीक है, ये 3 तरीके का आपका मुख्य रूप से घर्षण बल होता है। वैसे देखा जाए तो लुढ़कने में जो घर्षण लगेगा तो उसको हम लोग लोटनिक घर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कुछ और भी घर्षण देखने को मिलता है, जैसे सर्पी घर्षण भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये कई सारे घर्षण बल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल 3 तरीके का होता है। तो देखिए, इस घर्षण बल में क्या है आपका सीमांत घर्षण बल में कि जब कोई वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, ठीक है, किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना न्यूटन से लगा रहे हैं तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ बल से हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वाट न्यूटन लिए हैं। तो देखिए, इसमें वस्तु पर बल लगा रहे हैं और इतना हमने बल लगाया कि अब वस्तु खिसकने की स्थिति में आ जाती है, तो इस बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। जैसे आप किसी वस्तु को धकेल रहे हैं, 4-5 आदमी मिलकर के क्या बोलते हैं, अरे धकेलो धकेलो, अब ये वस्तु आगे बढ़ जाएगी, धकेलो, तो वैसा सिचुएशन जरूर आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका बल जो लगता है वो सीमांत घर्षण बल लगता है। ठीक है, और ऐसा ही सवाल आपको दे दिया है क्वेश्चन में, स्थैतिक घर्षण, जिस पर बल लगाओगे लेकिन वस्तु खिसकेगा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए वस्तु खिसकने की स्थिति में है, इसमें बल लगाओगे वस्तु खिसकेगा नहीं, लेकिन इसमें वस्तु खिसक करके गति करने लगेगा। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस वस्तु जो है खिसकने की स्थिति में, वस्तु
खिसकने की स्थिति में है। ठीक है, खिसकने की स्थिति में है और यहाँ पर जो है नहीं खिसकेगा। गति होगा क्या, तो नहीं हो पाएगा, वस्तु नहीं खिसकेगा। लेकिन इसमें बल लगाने से वस्तु क्या कर लेगा, गति कर लेगा, यानी इसमें गति हो जाएगा। तो ऐसे घर्षण बल को गतिज घर्षण बल, बल लगाने पर वस्तु नहीं खिसका, स्थैतिक घर्षण, और बल लगाने से वस्तु खिसकने की स्थिति में है, तो ऐसे बल को हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और आप लोग याद रखिए, आपका सवाल में देख लीजिए 200 न्यूटन बल लगा के किया है, तो सीमांत घर्षण बल वही होगा जिस बल से आपने इस वस्तु को क्या किया, धक्का दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो 200 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कह रहा एक त्वरक विरामावस्था से पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से क्या करती है, लुढ़कता है। आपको याद होगा जब कोई वस्तु के की विरामावस्था से चल रहा है तो आपका पहला ध्यान जाना चाहिए कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड है, पहाड़ी से नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। आगे देखिए 20 सेकेंड में 400 मीटर दूरी तय करता है, तो समय t बराबर कितना हो गया, तो 20 सेकेंड हो गया, और दूरी कितना तय कर रहा है, तो 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और आगे का ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है, तो द्रव्यमान को क्या लिखिएगा, m 7 टन। देखिए 1 टन में 10 कुंटल होता है, और 10 कुंटल को जब केजी में बदलिएगा तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी ये आपका हो जाएगा 7 टन बराबर 7000 केजी हो जाएगा। ठीक है, 7 टन बराबर कितना हो जाएगा, तो 7000 केजी हो जाएगा। तो पूछ रहा है लगने वाले बल की गणना करें। देखिए सबसे पहले यू टी और एस की सहायता से ए निकालना पड़ेगा आपको, तो एस बराबर पड़े होंगे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस जगह पर 400 रखिए, यू प्रारंभिक वेग 0 है, टी का मान 20 है, 1/2 ए निकालना है, छोड़ दीजिए, टी का मान आपका 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 400, इधर 0 गुना 20 करिएगा तो 0, यहाँ 1/2 गुना ए गुना 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 200। देखिए इधर 200 गुना में इस ओर आएगा तो भाग में, तो ए बराबर हो जाएगा 400 बटे क्या, तो 200 काट दीजिए 2 बार में, तो ये निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वस्तु का त्वरण है कितना, तो ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ निकालना है तो F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एम का मान है 7000 केजी, ए का मान 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएंगे, 14000 न्यूटन हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो आप लोग 2 नंबर का जो है आप इसका आंसर देख लीजिए, डी में लिखा हुआ है 14000, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14000 हो जाएगा। तो आप लोग एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, तो 14000 आएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, एक घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत कितना दिया गया है, तो 250 यूनिट दिया गया है। एक घर में कितना दिया गया है, 250 यूनिट यूज होता है। तो कह रहा इसका मान जूल में बताइएगा क्या होगा। क्या आप लोगों को एक चीज पता है दोस्तों कि ये जो आपने पढ़ा यूनिट, ये यूनिट जो होता है कितने ऊर्जा के बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा, आपने अगर 1 किलोवाट घंटा लिया तो इसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में होता है कितना, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाता है। तो अब देखिए कि आपके पास कितना है, तो 250 यूनिट दिया गया है। कितना है, 250 यूनिट। 250 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.6 गुने 10⁶। देखिए तो इस पॉइंट को उड़ाइएगा, यहाँ 0 इससे काट दीजिए, तो 25 गुने आपका 36 गुना में 10 के पावर क्या है, 6, तो 25 गुने 36 करिएगा तो आपका 900 निकलेगा गुने 10 के पावर 6। तो अब बताइए यहाँ इसका आंसर क्या लिखिएगा, तो 2 0 इसमें ऐड कर दीजिए
तो 6 के पावर यानी 10 के पावर अब क्या हो जाएगा, तो 8 जूल हो जाएगा। तो देखिए 250 यूनिट में कितना जूल हुआ, तो 9 गुने 10 के पावर 8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लीजिए कहाँ दिया इसका आंसर, 9 गुने 10 के पावर 8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए इसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्या आप लोगों को दोस्तों ये चीज अच्छे से पता होगा कि ध्वनि की चाल जो है, ठीक है, ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। कौन, तो ध्वनि। ठीक है, ध्वनि किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर निर्भर करता है, जिसके वजह से ये ध्वनि जो है इस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब का इस पर कोई भी प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन तापमान का पड़ता है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद किसमें होता है, द्रव में, और उसके बाद जो होता है ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो गैस में। तो आप याद रखिएगा सर्वाधिक किसमें हो गया, तो ठोस में, और सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, तो वो गैस में हो जाएगा। आइए ऑप्शन से इसका आंसर निकाल लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। वायु गैस है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। जल की बात करें, जल द्रव है, द्रव में हो ही नहीं सकता। ठोस में सर्वाधिक होता है, तो स्टील आपका ठोस है। तो आपका ऑप्शन 4 का ए सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है जो कि आप लोगों को बीपीएससी ने 71 में ये चीज पूछा है। तो आइए हम लोग 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 5 में देखिए क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। तो कह रहा क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्या ये जो ऐसा हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ठीक है, दूसरा में कह रहा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा प्रश्न ये ऑप्शन हो गया। तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल का, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको काट दीजिए, गुरुत्वाकर्षण से इसको कोई लेना देना है ही नहीं। तो 2 बात तो यहाँ पर सीधा खत्म। अब आप लोग ये दोनों में ऑप्शन क्या होगा, तो आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा कि ऊर्जा किसी भी स्थिति में ना तो बढ़ता है, ना तो घटता है, ना तो बनता है, ना तो ये समाप्त होता है, केवल ये अपना रूप परिवर्तित करता है। तो बताइए जब ये रूप बदला है तो क्या ऊर्जा संरक्षण बदल जाएगा, तो नहीं। चाहे ये घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा। तो जहां पर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, वो ऑप्शन सही होगा। तो बी में देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ये भी समझ गए। तो आइए हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़िए 6 नंबर सवाल। कह रहा बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। तो यहीं पर लिख देते हैं, F बराबर हो गया 140 न्यूटन। आगे बढ़िए, कह रहा जोता गया 15 मीटर लंबा खेत है। लंबाई यानी दूरी कितना हो गया विस्थापन, तो ये आपका 15 मीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य। क्या आप लोग पढ़े हैं, W बराबर F इंटू क्या होता है D। तो F का मान 140, D का मान 15 हो जाएगा। तो इनको आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो करिए गुना, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो गया। तो आपका हो गया कितना, 6 बच गया, 15 6
21 हो जाएगा। तो 2100 जूल जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या, तो 2100 जूल दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर 2100 जूल हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए 7 नंबर सवाल पढ़िए, ये तो छोटा सा है। करा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। आइए 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए ये प्रश्न है, तो ऑप्शन को छोड़िए, हम आपको इसका थ्योरी बताते हैं। चलिए तो किसके बारे में बोला, विद्युत शक्ति के बारे में। क्या शक्ति बराबर जो P होता है वो कार्य बटे क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको W लिखते हैं, इसको T लिखते हैं, तो आपका P बराबर हो जाएगा W/T। पहला फॉर्मूला यहां से बनके आपका तैयार हो जाता है। दूसरा आ जाइए, दूसरा में W बराबर सूत्र हो जाता है I² तो अगर हम P बराबर W जगह पर I² रख देते हैं बटे में T, तो ये T से T खत्म, तो P का फॉर्मूला I²R ये भी बन जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर का बनाते हैं। तीसरा नंबर यहां से उठाइए, इसी जगह से P बराबर क्या लिखा, I²R। एक कम करिए, R से ऊपर गुना करिए, R से नीचे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो एक I इस R के साथ रहने दीजिए, एक I इसके साथ दे दीजिए, बटे में आपका R। तो बोलिए तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है या नहीं, तो दोनों जगह V हो जाएगा, यहाँ पर R। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या बन के आया, तो P बराबर बन के आया V²/R बन के आया। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो चलिए एक और बनाते हैं, इसको और समझ लीजिए। तो P बराबर आपने क्या पढ़ा, I² क्या R, क्या आप इसे लिख सकते हो I गुना IR, जरूर लिख सकते हैं। तो I गुने IR अभी पढ़ा आपने, यहाँ पर IR जगह पर क्या लिखे हो, V, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए VI। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला P का 1 2 3 4 फॉर्मूला, तो मिलाइए। P बराबर I² भी होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर W/T होता है, P बराबर V²/R होता है। तो चलिए मिलाते हैं। P बराबर जो होता है वो क्या होता है, V²/R, ये तो होता है। P बराबर VI होता I²R, ये भी पढ़ा आपने, लेकिन IR² पढ़ा क्या, तो नहीं। तो पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, नहीं वाला जवाब देना। तो कौन नहीं करता है, तो बी ऑप्शन नहीं करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने नंबर का था, 8 का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। देखिए अगला प्रश्न है लघु पतन। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो शॉर्ट सर्किट बोलेंगे इसको। विद्युत परिपथ के समय जब शॉर्ट सर्किट का काम होता है तो विद्युत परिपथ में करंट जो है वो बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसमें जहां पर भी होगा बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कार्य, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए हमारे विद्युत परिपथ में एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो परिपथ में क्या होता है, जब करंट का मान या वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये जो आपका लगा हुआ उपकरण है उसको जलने से बचा लेता है। तो जो पदार्थ जलने से बचाता है उसको हम लोग फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फ्यूज कहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब 10 प्रश्न था, 10 सोल्व कर लिए। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी टाइम, जो टाइम आप 7 बजे देख रहे हैं, इसी टाइम कल हम आपको फिर से आपका केमिस्ट्री का इसी तरीके से सॉल्यूशन करके हर एक प्रश्न को देंगे आपके पास। तो इसलिए आप लोगों को यदि क्लियर हो गया होगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन जरूर रखिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।